हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो साझेदारी फर्म है उसमें साझेदारी संलेख या उसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसका क्या मतलब होता है? संलेख कोई विलेख भी लिखते हैं। अकाउंटेंसी कक्षा 12 में आप जाएंगे तो किताब पढ़ेंगे तो उसमें विलेख लिखा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है, एक बहुत बेसिक आइडिया ले लेते हैं। जब कक्षा 12 में जाएंगे तो बहुत डिटेल में रहेगा। इतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन डिटेल्स को याद रखना नहीं है, लेकिन एक बार आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। और साथ ही इसी वीडियो में हम लोग पंजीकरण कैसे होता है किसी पार्टनरशिप फर्म का, उसका भी बात कर लेंगे। तो देखिए, साझेदारी होती क्या है? होती यह है कि कुछ लोग साथ में आ गए, लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय करना शुरू किया, उसी को साझेदारी बोल देते हैं। तो वो साझेदारी से संबंधित समझौता कि कौन क्या करेगा, कौन कितने पैसे देगा, पूंजी में कितना निवेश होगा, किसका लाभ कितना होगा, पार्टनरशिप टूटने की क्या क्या कंडीशंस होंगी, कोई छोड़ के जाना चाहेगा तो कैसे छोड़ करके जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। और इसको मौखिक भी किया जा सकता है। जो समझौता है, समझौता मौखिक भी हो सकता है। जो हमारे यहाँ 1932 का एक्ट है पार्टनरशिप के लिए, वो भी ये बोलता है कि नॉट नेसेसरली रिटन फॉर्म में हो, लेकिन मौखिक बातों को उतना अच्छा प्रमाण बाकी जगह पर नहीं माना जाता। और सही बात, जो मौखिक थी वो अलग अलग लोगों को हो सकता है अलग अलग तरह की इंटरप्रिटेशन हो कि नहीं मैंने तो ये बोला था, इसका मतलब ये था, तो पूरी स्पष्टता नहीं रहती है। और कई बार आप उन बातों को पूरी तरह से एक प्रमाण के रूप में नहीं देख सकते क्योंकि याद नहीं है ना किसी को, उसका वैसा रिकॉर्ड नहीं है। तो रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन और प्रमाणिकता बढ़ाने के लिए, और साथ में अगर कल को कोई विवाद हो जाए, साझेदारों के बीच में विवाद हो ही सकता है कई बार, डिसीजंस को लेकर के, लाभ के बंटवारे को लेकर के, हानि को लेकर के हो ही सकता है और होता ही है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास रिटन एग्रीमेंट हो, कैसा हो, लिखा हुआ हो, जिसमें इन सारे पॉइंट्स को कवर किया जा रहा हो, तभी हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। संलेख, लेख मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब लिखित होता है तभी हम लोग उसको साझेदारी संलेख बोला करते हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? होता यही है भाई कि साझेदारी बनाने के लिए सभी शर्तों एवं साझेदारों से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में स्पष्ट समझौता हो। स्पष्ट यहां पे लिखित कर देते हैं, तब संलेख बोल देते हैं हम लोग, स्पष्ट लिखित समझौता। क्यों? ताकि कोई गलतफहमी ना रहे, मैंने क्या बोला था, मेरा क्या मतलब था, लाभ कितना बांटना था, ये सारी चीजें। अब इसमें होता क्या क्या, सारी चीजें बहुत आसान है, याद नहीं करनी है, सबको आप पढ़ लोगे और एग्जाम अगर आ भी जाता है तो आप 7-8 पॉइंट्स तो आराम से लेकर के आ जाओगे। पूरा याद नहीं रखना है। सबसे पहले तो भाई फर्म का नाम एकदम ही सिंपल है, फिर व्यवसाय की प्रकृति, किस चीज का व्यवसाय कर रहे हो और कहां पर कर रहे हो। ठीक, अच्छा, फिर व्यवसाय की अवधि कब तक चलेगा। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों ने देखा भी, ऐच्छिक में आप काफी समय तक चला सकते हो, और काफी समय का मतलब जब तक आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की मतलब साझेदारों की। फिर प्रत्येक साझेदार द्वारा किया गया निवेश, कौन कितना निवेश कर रहा है, लाभ और हानि का बंटवारा, इसी को हम लोग लाभ विभाजन भी बोलते हैं कि लाभ का विभाजन कैसे होगा। नॉर्मली जैसा लाभ होता है विभाजन वैसा ही हानि का रहता है। और साथ में अगर लाभ और हानि के बारे में कुछ नहीं बताया गया है तो जितने भी पार्टनर्स हम उनको बराबर बराबर का हिस्सेदार मानते हैं। ये सारी बातें कक्षा 12 में हम लोग अच्छे से देखेंगे। साझेदारों के कर्तव्य क्या क्या है और उनके दायित्व क्या क्या है। ऐसे ही साझेदारों का वेतन और आहरण, जरूरी नहीं है कि वेतन मिले। कोई साझेदार, मान लीजिए 3 साझेदार है जिसमें से एक एक्टिव है, वो काम करता है, तो उसको कुछ वेतन भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं दिया जाए। और लाभ में हिस्सा उनका बनी रहा होता है। तो इस तरह की चीजें हैं। अब ये सारी चीजें होंगी या नहीं होंगी। आहरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी फर्म को प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, जो भी हुआ, आपने आहरित किया तो आपकी पूंजी कम हो गई, पूंजी से ज्यादा आहरित कर लिया या पूंजी से कम आहरित किया तो उस पर ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा, वो सारी चीजें, किस दर पर लगेगा वो भी। ऐसे ही साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण और हटाए जाने के संबंध में, क्या किस स्थिति में अवकाश ले सकते हैं, अवकाश लेने के बाद क्या होगा, हटाए जाने से संबंधित क्या क्या चीजें होंगी। और फिर पूंजी और आहरण पर ब्याज, ये मैंने पॉइंट पहले भी बोल दिया कि पूंजी पर अगर आपने पूंजी लगा रखी है तो क्या फर्म आपको ब्याज देगी, जरूरी नहीं है देगी तो किस दर पर देगी। और अगर आप पैसे निकाल ले रहे हो तो आप क्या फर्म को ब्याज दोगे तो किस दर पर दोगे, वो चीज। फिर फर्म के समापन की क्या प्रक्रिया रहेगी, किन कंडीशंस में फर्म को हम लोग समाप्त करेंगे और समापन के बाद क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह का बंटवारा होगा, वो सारी चीजें। और खातों को तैयार करना किस तरीके से किया जाएगा, प्लस उनका अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग कैसी होगी। अंकेक्षण बोलते हैं हम लोग ऑडिटिंग को। ठीक है, और ऐसे ही विवादों का, अगर मान लीजिए आपस में कोई विवाद हो रहा है तो उसके समाधान की क्या पद्धति होगी। इसमें ये सारी चीजें भी कभी कभी लिख देते हैं कि कौन से कोर्ट में हम लोग जाएंगे अगर कोई भी समस्या आती है, और कोर्ट में जाने से पहले भी कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको देखा जाना चाहिए। तो वो सारी चीजें लिखने से क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है। इन केस कोई भी समस्या आ रही है तो वो गलतफहमी नहीं रहती है और काफी हेल्प करता है। अब पंजीकरण कैसा होता है उसको भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं जो भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन की।
तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो रजिस्ट्रेशन है ना वो ऐच्छिक है, जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, है ना। अब ऐच्छिक है तो क्यों कराना चाहिए, लेकिन फिर भी रिकमेंड ऐसा किया जाता है कि करा लो रजिस्ट्रेशन। क्यों कराना चाहिए? देखो, अगर नहीं कराते हैं ना तो कुछ समस्याएं हो जाती हैं। पहली समस्या क्या हो जाती है कि साझेदार फर्म अथवा अन्य साझेदारों के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। कौन? कोई साझेदार है। मान लीजिए मैं साझेदार हूं और फर्म ने कुछ ऐसा किया जो ठीक नहीं है, तो मैं फर्म के अगेंस्ट मुकदमा करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता। तो फर्म के अगेंस्ट भी नहीं हो पाएगा, या फिर किसी और साझेदार के अगेंस्ट अगर मुकदमा करना है तो नहीं किया जा सकता अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है फर्म का। पहली बात। दूसरी बात, फर्म जो है वो किसी थर्ड पार्टी, फर्म है, फर्म के साझेदार हैं और फर्म किसी और के साथ बिजनेस कर रही है, तो किसी और ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए उसके विरुद्ध मुकदमा करना है तो भी फर्म नहीं कर पाएगी। कब? जब अगर रजिस्टर्ड नहीं है। तो फर्म अन्य पक्षों के विरुद्ध भी मुकदमा नहीं कर सकती है। अच्छा, और एक और बात आती है कि फर्म ही साझेदारों के विरुद्ध मुकदमा नहीं कर सकती। तो देखो, यहां पर वास्तव में होता क्या है कि थोड़ा सा फर्म को एक अलग अस्तित्व के साथ ही माना जाने लग जाता है। लायबिलिटी से केस में ऐसा नहीं होता, तो यहां पर फर्म ही साझेदारों के अगेंस्ट मुकदमा कर सकती है। तो वो तब हो पाएगा जब रजिस्टर्ड होगी, है ना। तो फर्म जो है वो साझेदारों के विरुद्ध भी मुकदमा नहीं चला सकती है। कब? जब आपने पंजीयन नहीं कराया, ना कराने के संभावित परिणाम है। अच्छा, और समझिए कि फर्मों का एक पंजीयन अधिकारी होता है। पंजीयन अधिकारी को हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रार, पंजीयन रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ठीक है। तो जो भी अधिकारी है उसके पास एक रजिस्टर रहता है। तो कौन सा रजिस्टर? उसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ फर्म्स। क्या बोलते हैं? फर्मों का रजिस्टर बोला सकता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टर ऑफ फर्म्स। उसमें फर्म का नाम हो जाए, ठीक है, और साथ में जो भी संबंधित डेटा है, जो भी संबंधित इंपॉर्टेंट विवरण है उसकी प्रविष्टि हो जाए, वो लिख दिया जाए, तो हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, तरीका क्या होता है? बहुत आसान होता है, कुछ ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि आपने जिस दिन स्थापना की है उस दिन या फिर उसके बाद, उसके देखो संलेख आपका तैयार हो गया, संलेख आप ही लोगों ने बनाया, आप ही लोगों ने मतलब साझेदारों ने मिलकर के। अब उस संलेख को जब भी आपने बनाया उसके बाद से आप रजिस्टर उसके व्यवसाय करने के दौरान भी करा सकते हो। ऐसा नहीं कि जिस दिन स्थापना हुई है उसी दिन आपको रजिस्टर कराना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर बीच में भी आप रजिस्टर करा सकते हो। तो या तो स्थापना के समय करा रहे हो अथवा बाद में। बाद में मतलब ये नहीं कि फर्म खत्म हो गई, बाद में मतलब जब बिजनेस में है, ठीक। अब हर राज्य में अपना अलग अलग रजिस्ट्रार है, तो जो भी संबंधित राज्य है, अब इसमें 3-4 पॉइंट समझिए। देखिए क्या क्या चीजें है। पहली बात तो ये समझ में आएगा कि स्थापना के दिन ही होगा, नहीं, स्थापना या फिर जब व्यवसाय कर रही है उस समय। तो एक तो आपको ये समझ में जाना चाहिए, स्थापना अथवा बाद में, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, संबंधित राज्य, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर राज्य में अपना अपना रजिस्ट्रार है और हर संबंधित राज्य में रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रपत्र, एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आपने आवेदन कर दिया, उस फॉर्म को भर करके तो आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। फॉर्म में क्या क्या चीजें आती है? सबसे आसान है, फर्म का नाम होगा पहले तो फर्म का नाम हो जाएगा, जिस जगह पर फर्म स्थित है वो जगह, और जहां पर व्यवसाय कर रही है वो जगह, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं तो हमारी जो फर्म रजिस्टर्ड है वो यूपी में रजिस्टर्ड है और हम लोग राजस्थान में रहकर के काम कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजें हैं। काम कहां पर कर रहे हो? आप उदयपुर में कर रहे हो। रजिस्टर्ड कहां पर है? कन्नौज, यूपी में। अच्छा, ऐसे हो गया। फिर क्या है? प्रत्येक साझेदार की फर्म में प्रवेश की स्थिति, कौन सा साझेदार किस दिन आया, ठीक। अच्छा, और समझिए साझेदारों के नाम, जो भी साझेदार हैं उनके आप नाम और उनका पता। फिर साझेदारी की अवधि कब तक रहेगी, इसमें वो ये ऐच्छिक हो जाएगा और कुछ विशिष्ट भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आपका अवधि वाला पॉइंट है, मतलब उसमें ऐसा भी हो जाता है वो अनिश्चित काल के लिए रहती है ना, जिसमें मर्जी पर चल रहा है, ऐच्छिक है। पार्टनरशिप एट विल भी हो सकती है। और अगर किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए या पहले से डिसाइडेड है कि 2 साल या 3 साल या 10 साल जिसके लिए भी है, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। फिर साझेदारों के हस्ताक्षर होते हैं और आवश्यक फीस जो है वो उन लोगों से ले ली जाती है। इसके साथ ही क्या हो जाता है, जब ये सारी चीजें आपने दे दी और सब कुछ ठीक पाया गया तो स्वीकृति दे दी जाएगी। स्वीकृति देने के बाद से नोट कर लिया जाएगा, प्रविष्टि हो जाएगी और प्रविष्टि हो जाने के बाद से, लिख दिए जाने के बाद से आपको एक पंजीयन प्रमाण पत्र जो है वो जारी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक। तो यहां पर आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई। हम लोगों ने फर्म्स को काफी ठीक से पढ़ा, 3 वीडियोस हो गए इस पर। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कभी कभी कि इतना डिटेल में पढ़ाने की क्या जरूरत है। देखो, अगर हम लोग 11 से बेस बनना स्टार्ट होता है हमारा अकाउंटेंसी का, और सॉरी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का, अकाउंटेंसी है साथ में बिजनेस स्टडीज है, आप अगर यहां से ठीक से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको बहुत आगे रिपीटेटिव लगेंगी
और वो एक तरह से बहुत अच्छा है क्योंकि आपको पहले से ही सारी जानकारी वो पता चल गई। अभी हम लोग 12th में ये सारी चीजें देखेंगे अकाउंटेंसी में, तो वहां पर बहुत सारी चीजें यही सब यूज हो रही होंगी जब भी हम लोग साझेदारी की बात कर रहे होंगे। तो बहुत एडवांटेजेस पोजीशन पर अगर आप हो जाएंगे, अगर आप सारी चीजों को डिटेल में देखते हुए चलेंगे अभी से। तो अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे सहकारी संगठन की, और बाकी इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।